हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लाए एक इम्पॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड जो लोग हमसे पूछते हैं। ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड या डिस्लिपिडीमिया से रिलेटेड हमने काफ़ी कंटेंट ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया। आप मेरे चैनल पे डिस्लिपिडीमिया की पूरी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। LDL, HDL और सारे ट्राइग्लिसराइड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं। आज स्पेसिफिकली कुछ उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे जो लोग हमसे पूछते हैं कि ये क्या है, या कुछ अनआंसर्ड चीज़ें हैं जो काफ़ी कॉमनली लोग हमसे क्वेश्चंस में पूछते हैं, उन्हें आंसर करने की कोशिश करें कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस को। पहला चीज़ ये कि क्या हर डिस्लिपिडीमिया के पेशेंट या हर व्यक्ति जिसको कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्या सबको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? देखिए, हर व्यक्ति का अपना रिस्क प्रोफाइलिंग होता है और हर व्यक्ति में सिर्फ नंबर गेम नहीं चलता है। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मेरा LDL 130 है, मुझे मेडिसिन देना है कि नहीं। ना वो मुझे अपना एज बताते हैं, ना वो मुझे अपना शुगर कंटेंट बताते हैं, ना वो अपना कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइलिंग बताते हैं, ना पुराना हार्ट अटैक हुआ है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है या नहीं है, पुरानी क्या थेरेपी चली है, कुछ भी नहीं पता होता। मेरा LDL 150 है, क्या मुझे मेडिसिन की ज़रूरत है कि नहीं, या मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 है, मुझे ज़रूरत है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। एक मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो यूरो स्कोर पर अपलोड किया था, काफ़ी लोगों को वो समझ में नहीं आया, इसलिए उस टॉपिक को ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा। यूरो स्कोर एक बहुत अच्छा इंटरनेशनली रिकमेंडेड तरीका है जिससे आप खुद जज कर सकते हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन की ज़रूरत है कि नहीं, और कितना टारगेट आपको सेट करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर सारा टारगेट जो है LDL के बेसिस पर डिसाइड होता है कि आपकी जो पर्टिकुलर रिस्क प्रोफाइल है, या आपका पर्टिकुलर एज ग्रुप है, या आपका पर्टिकुलर कोलेस्ट्रॉल स्टेटस है, स्मोकिंग, एज, डायबिटीज़, ये सब के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको LDL कितना रखना है। जो हाई रिस्क ग्रुप्स होंगे उनका LDL कट ऑफ होगा 70, जो मीडियम रिस्क होंगे उनका LDL कट ऑफ होगा 100 से नीचे, जो लो रिस्क ग्रुप्स होंगे उनका 130 तक भी रख सकते हैं। जो बिल्कुल ही लो रिस्क है या जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें 160 तक भी रख सकते हैं। उसके बाद मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका LDL का कट ऑफ कितना है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये आप यूरो स्कोर से कैलकुलेट कर सकते हैं। पर दिस इज़ नॉट अ सिंगल वेरिएबल। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर मेरा 200 कोलेस्ट्रॉल है, मुझे दवा की ज़रूरत है कि नहीं, मैं क्या करूं। तो आपको मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो मैं आपको ज़्यादा बता पाऊंगा कि शायद आपको बेटर क्या पड़ेगा। नहीं तो मैं आपको बोल दूंगा डाइट पर चलाइए, और बाद में पता चला कि आपको तो पहले हार्ट अटैक आ चुका है, तो वो कम्प्लीटली गलत हो जाएगा। क्योंकि हार्ट अटैक का पेशेंट या डायबिटीज़ के पेशेंट में प्रोफाइलिंग बिल्कुल अलग होती है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। ट्राइग्लिसराइड्स का भी ऐसा है कि ट्राइग्लिसराइड में नॉर्मल व्यक्ति में 500 से ऊपर जाता है तो हम ट्रीट करते हैं, डायबिटिक में 250 से ऊपर जाता है तो हम ट्रीट करते हैं। पर इसमें भी ऐसा नहीं है कि सिंगल चीज़ है। हर व्यक्ति जिसका 500 आ गया सबको ट्रीटमेंट चालू कर देना चाहिए, कि हर व्यक्ति जिसका 250 आ गया उसको ट्रीटमेंट चालू कर देना चाहिए। आपको थोड़े दिन एटलीस्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ट्राई देना चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है? आप चाहो तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ है जिसमें हम फूड्स की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं, फाइबर वाली चीज़ों की बात करते हैं, जिससे हम कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। आप 6 महीने तक उनको फॉलो करिए। उसके बाद आप डिसाइड करिए एक रिपीट लिपिड प्रोफाइल करके कि आपको दवा की ज़रूरत है कि नहीं। और ये लिपिड प्रोफाइल भी किसी स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लैब टू लैब वेरिएशंस भी कई बार आ जाते हैं। आपने एक लैब में टेस्ट करा, आपका लेवल इतना है, और उसी दिन या 1-2 दिन के अंदर दूसरी लैब में कराया तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको मिल सकता है। तो आपको एक स्टैंडर्ड प्रोफाइलिंग रखनी पड़ेगी, एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में करना पड़ेगा, और एटलीस्ट 6 मंथ्स का ट्रायल एक बार आपको देना चाहिए। अनलेस आपका LDL बिल्कुल 400-500 आ रहा हो तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो आपको लेनी पड़ेगी दवा। उसको भी लेकिन 2 लैब में एटलीस्ट कंफर्म करिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो पता चले रिपोर्ट ही पूरी गलत है और आदमी उसी लिए परेशान हो गया। तो आप उसको कंफर्म करिए 2 लैब्स में कि आपका रिपोर्ट क्रेडिबल है, सही है। फिर उसके हिसाब से आपका यूरो स्कोर कैलकुलेट करिए कि आपको दवा की ज़रूरत है कि नहीं है। और उसके बेसिस पे अगर आपका LDL कोलेस्ट्रॉल का कट ऑफ से ज़्यादा आ रहा है, मान लीजिए आपका कट ऑफ 100 है और आपका 125 आ रहा है या 135 आ रहा है, तो 6 महीने तक आप कोशिश करिए कि आप उसको कट ऑफ के नीचे ले आइए। आप मेहनत करके उसको 125 से 100 के नीचे ले आइए। पर ये मेहनत जारी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने डाइट एक्सरसाइज क्यों किया और वो 6 महीने में हमेशा के लिए अच्छा हो गया फिर आपने बंद कर दिया, वो कम्प्लीटली गलत है। जो लोग DIP डाइट और इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं 1 महीने फॉलो करो और हमेशा के लिए बीमारी ठीक हो जाएगी। हमेशा के लिए नहीं ठीक होती। ये डाइट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो लो कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग डाइट होती है। तो आप उनको अगर लोगे तो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो जाएगा, लेकिन वो तभी तक कम रहेगा जब तक आप वो डाइट लेते रहोगे। जब आपने डाइट वापस स्विच बैक कर लिया, आपने वापस पुराना डाइट पे आ गए, आपने एक्सरसाइज बंद कर दिया, अपना वजन बढ़ाना चालू कर दिया, फिर से वही कहानी चालू हो जाएगी और फिर वो कोलेस्ट्रॉल लेवल 125 या 140 जितना भी था उतने पे पहुंच जाएगा। तो फिर आपको मेडिसिन लगेगी। अगर 6 महीने में आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो मान लीजिए कि फिर आप मोस्टली कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और आपका कट ऑफ से अगर 30-40 से ज़्यादा है, आप नहीं रिड्यूस कर पा रहे हो,
तो फिर आपको लो डोज मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले मेडिसिन जो स्टार्ट करी जाती है वो ज़्यादातर स्टैटिन्स करी जाती है। स्टैटिन्स यानी रोजुवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, ये कॉमनली मार्केट होता है। एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है, रोजुवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन दोनों ही लगभग बराबर मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों की पोटेंसी अलग है। एचडीएल लेवल्स का इंक्रीज और एलडीएल लेवल्स का डिक्रीज थोड़ा रोजुवास्टैटिन में बेटर आता है एज कम्पेयर टू एटोरवास्टैटिन, दोनों ही लेकिन बराबर है। बहुत कोई कंपेरेटिव एनालिसिस नहीं है कि रोजुवास्टैटिन ज़्यादा अच्छा है कि एटोरवास्टैटिन ज़्यादा अच्छा है, दोनों बराबर है। एटोरवास्टैटिन और रोजुवास्टैटिन में पोटेंसी का डिफरेंस होता है, इसलिए 10 मिलीग्राम रोजुवास्टैटिन 20 मिलीग्राम एटोरवास्टैटिन के बराबर होती है। 40 मिलीग्राम रोजुवास्टैटिन 80 मिलीग्राम एटोरवास्टैटिन से बराबर होती है। तो आपको अगर कंपेरेटिव एनालिसिस करना है तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि 10 मिलीग्राम एटोरवास्टैटिन और 10 मिलीग्राम रोजुवास्टैटिन में कौन सी अच्छी है। पोटेंसी अलग है, उसका डोजेज ही अलग है। मान लीजिए आप ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन की बात कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि 500 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन जो है वो 1 मिलीग्राम ग्लिमिप्राइड से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो 500 मिलीग्राम है। दवाई अलग है दोनों, तो 500 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन 1 मिलीग्राम ग्लिमिप्राइड से बहुत कमजोर होगी, जबकि वो 500 मिलीग्राम है और वो 1 मिलीग्राम है, क्योंकि दोनों अलग ही दवा है। तो वैसे ही रोजुवास्टैटिन और एटोरवास्टैटिन भी अलग दवा है। एटोरवास्टैटिन में डबल डोज लगेगा, वो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करिए, और दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। रोजुवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन दोनों ही अच्छे मॉलिक्यूल्स हैं। एटोरवास्टैटिन थोड़ी सस्ती आती है, रोजुवास्टैटिन थोड़ी महंगी आती है। थोड़ा सा एक्शन एटोरवास्टैटिन का बेटर है, थोड़ी नई मॉलिक्यूल है, लेकिन ऑब्वियसली वो बड़ी क्लिनिकल ट्रायल्स ऐसा नहीं है हुई है जो क्लियर कट साबित कर सके रंग की चोट पे कि नहीं ये ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एटोरवास्टैटिन भी ले रहे हैं तो भी चलेगा, रोजुवास्टैटिन भी ले रहे हैं तो भी चलेगा, डोज करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कट डाउन करने के लिए डाइटरी प्रिकॉशंस क्या है। डाइटरी प्रिकॉशंस पर हमने ऑलरेडी बात करी है, तेल घी वगैरह कम रहेगा, सुबह शाम एक्सरसाइज करना है, ऑयली जंक फूड और खासकर एनिमल कोलेस्ट्रॉल को कम रखना है। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो लोग हमसे बात करते हैं कि अगर मैंने कोलेस्ट्रॉल वाला खाना बिल्कुल बंद कर दिया तो क्या मेरा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल खाली जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का है उसका 20% ही कंट्रीब्यूट करता है, 80% ब्लड में खुद ही लिवर बनाता है। तो इसलिए अगर आप कोलेस्ट्रॉल खाना बिल्कुल भी बंद कर दोगे तो भी कोलेस्ट्रॉल जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरा, कई लोग बात करते हैं कि एनिमल फूड में कोलेस्ट्रॉल होता है, प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, तो प्लांट फूड लिया तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली आपने नहीं खाया तो भी बॉडी में मैकेनिज्म होता है कि वो कोलेस्ट्रॉल बनाएगी। आपने जितना भी ऑयली फूड लिया उसमें ट्राइग्लिसराइड होगा, इनफैक्ट आप जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो वो भी कोलेस्ट्रॉल बना सकता है, वो भी फैट बना सकता है, क्योंकि ग्लूकोज से बनेगा फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, और वो ग्लूकोज से जो ट्राइग्लिसराइड बनेगा वो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बना सकता है लिवर में। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर आप वेजिटेरियन है और एक भी एनिमल फूड नहीं ले रहे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल होगा और आपको कभी कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट से तो मान के चलिए कि हर आदमी जो वेगन है या वेजिटेरियन है वो तो कभी कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट हो ही नहीं सकता, तो ये कंप्लीटली गलत है, ऐसा नहीं होता। वेजिटेरियन लोग भी, हमारे गुजरात में तो ऑलमोस्ट 70% लोग वेजिटेरियन है, फिर भी ज़्यादातर लोग को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है क्योंकि बहुत ऑयली फूड खाते हैं, और भले वो प्लांट बेस्ड ऑयल ही हो, जो रिफाइंड ऑयल्स और ये सारे खाते तो भले वो ऑयल भी लेते हो लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आता है, 200, 250, 300 भी एलडीएल आता है, काफ़ी कॉमन है। इनफैक्ट गुजराती लोग का खाना बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्लिपिडीमिया का प्रेवलेंस है, डिस्पाइट द फैक्ट कि 70-75% लोग वेजिटेरियन। तो ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली गलत है कि आप वेजिटेरियन हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ सकता, वो पूरी तरह से गलत कॉन्सेप्ट है। हाँ, प्लांट बेस्ड स्टीरॉयड्स में कंपेरेटिवली थोड़ा कंपीटिंग वो रहता है कि वो एनिमल कोलेस्ट्रॉल से कंपीट करता है, तो डिपोजिशन नलियों में थोड़ा कंपेरेटिवली कम होगा तो आपके लिए थोड़े हेल्दियर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही जीरो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, वो नहीं होगा। एक्सरसाइज से क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होता है? अगला क्वेश्चन ये, एक्सरसाइज से कोलेस्ट्रॉल लेवल 10-20% तक का रिडक्शन अचीव हो सकता है, पर 100% आपने अगर सुबह शाम दौड़ना चालू कर दिया तो कोलेस्ट्रॉल जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। 10-20% तक का रिडक्शन देखा जा सकता है। क्या स्टैटिन दवाओं से वेट रिडक्शन होता है? नहीं, स्टैटिन दवाओं से वेट रिडक्शन नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल को बनना को लिवर में कम करता है, उसे वेट रिडक्शन का कोई लेना देना नहीं है। क्या वेट रिडक्शन करने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है? हाँ, एटलीस्ट 20% तक का रिडक्शन आपको मिल सकता है अगर आप वेट रिडक्शन करते हैं। मान लीजिए आपका 80 किलो वजन है, आप 70 या 60 पे ले आए तो 10 से 20% तक का आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा, पूरा नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी जिसका 400 कोलेस्ट्रॉल है, उसका वजन 100 किलो था, वो 60 किलो पे आ गया तो कोलेस्ट्रॉल 100 पे आ जाएगा या 60 पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 400 से 300, 350 पे हो सकता है आ जाए, तो आपको उसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, मल्टीपल चीज़ों को साथ में करना पड़ेगा तो थोड़ा और ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। 100% बिना दवा के कंट्रोल में आ जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। क्या हर मोटे आदमी को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है? ये अगला क्वेश्चन है, ये भी गलत कॉन्सेप्ट है। मोटे आदमी में डेफिनेटली फैट ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है,
पर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है कि दुबले पतले आदमी को बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा और मोटे आदमी को हमेशा कोलेस्ट्रॉल होगा, ऐसा नहीं है। बॉडी के इंटरनल मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है और फैट के मेटाबॉलिज्म पे 100% डिपेंडेंट नहीं है। मोटा आदमी का भी नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल हो सकता है और दुबले आदमी का भी हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। तो फैट से वो कुछ हद तक लिंक्ड है, 100% लिंक्ड है, डायरेक्टली लिंक्ड है ऐसा जरूरी नहीं है। कौन सा ऑयल है जो कम्प्लीटली लेने से आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा या प्यूफा कंटेंट ज़्यादा लेने से आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा? हर ऑयल ही खराब है, हर ऑयल ही आपको कट डाउन करना है। सैचुरेटेड फैट्स बिल्कुल कट डाउन करना है, वो ज़्यादा नुकसान करते हैं। ट्रांस फैट्स बिल्कुल कट डाउन करना है, वो ज़्यादा नुकसान करते हैं। लेकिन बाकी ऑयल्स को भी आपको कम ही रखना है, जितना कम रखें उतना अच्छा। आप ये मान के चलीजिए कि 50 तरह के जहर हैं, उसमें सबसे कम जहरीला जो है वो आपको लेना है। मैं ऑलिव ऑयल को, एवोकाडो ऑयल को, ये सबको बोलता हूँ क्योंकि मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले ऑयल रहते हैं, तो कंपैरेटिवली ये उतना नुकसान नहीं करते, कोलेस्ट्रॉल उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत फ़ायदा करते हैं, इनको आप जितना चाहे पियो और बाकी कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको आप कम लीजिए। एक और कॉन्सेप्ट लोग पूछते हैं रिफाइंड ऑयल्स और या हॉट प्रेस कोल्ड प्रेस ऑयल के बारे में पूछते हैं। हमने सेपरेट एक पूरा वीडियो किया है हॉट प्रेस और कोल्ड प्रेस ऑयल्स के बीच में। रिफाइंड ऑयल्स का जहाँ तक कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे नहीं होते, अनहेल्दी होते हैं, ऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं उसमें और बॉडी के लिए नुकसानदायक है, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा बनता है। लेकिन प्रॉब्लम बस ये आती है कि ये नॉन रिफाइंड ऑयल्स को स्टोर करना बड़ा मुश्किल है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और ये नॉन रिफाइंड ऑयल्स के साथ कुकिंग करना भी मुश्किल है क्योंकि इनका स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है, ये बहुत जल्दी रैंसिड हो जाते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ऑक्सीडेटिव पॉइंट भी इनका कंपेरेटिवली कम होता है। तो ये रिफाइंड ऑयल्स को स्टोर करना, फ्राई करना, मल्टीपल चीज़ों को कुक करना ज़्यादा इजी रहता है, इसलिए वो अच्छे। हालांकि बुरे तो वो भी हैं, लेकिन कंपेरेटिवली आपके पास ऑप्शन क्या है? पेशेंट मुझसे पूछता है कि साहब इसमें मेरे को अगर समोसा बनाना है, कचौरी बनाना है, तो मैं क्या चीज़ में बनाऊँ? ऑब्वियसली मैं तो पहला जवाब दे दूंगा कि मत बनाओ, पर फिर भी अगर बनाना है तो क्या चीज़ में बनाए? तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड में बना लो, क्योंकि बनाओगे तो पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूरा ही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जैसे आप गर्म करोगे पूरा खराब हो जाएगा। तो आपको उसमें बनाना घूम फिर के रिफाइंड या इसी तरह के ऑयल पे पड़ेगा। सफोला, सनफ्लावर, राइस ब्रांड, ये सब मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, ये सब ऑयल को ही आप ज़्यादा यूज़ करोगे। बाकी रिफाइंड ऑयल्स को यूज़ करना हमारी मजबूरी है, ऐसा नहीं है कि वो फ़ायदा करेगा। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा या बोला कि सैचुरेटेड फैट्स बहुत अच्छे हैं, पता नहीं किस किस के वो कंटेंट वो करते हैं। लेकिन देखिए, किसी एक आदमी ने क्या बोला उसको मानने की आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, हर आदमी अपने तरह का लॉजिक लगाता है। मेरा लॉजिक अलग तरह का हो सकता है, किसी और आदमी का लॉजिक अलग तरह का हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक ऑयल के बारे में जानना है तो मल्टीपल चीज़ों का पढ़िए, मल्टीपल आर्टिकल्स पढ़िए, हो सकता है विरोधाभासी कंटेंट आपको मिले। पर सैचुरेटेड फैट्स के बारे में ज़्यादातर डेटा और आर्टिकल यही बोलता है कि वो बुरा है तो मत ही लीजिए, कोई गाइडलाइंस रिकमेंड नहीं करती है। इक्का दुक्का कोई बोल दे कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, उसको तो लो और उससे बहुत फ़ायदा होता है, तो मैं डेफिनेटली उसको नहीं रिकमेंड करता हूँ। आपको लेना है तो आप अपनी रिस्क पे ले सकते हो। कुछ लोग का ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे दादा परदादा लोग देसी घी खाते थे और वो 100 साल तक जीते थे, तो अब वो लोग क्योंकि रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं और इस तरह का खा रहे हैं इसलिए वो मर रहे हैं। वो भी कंप्लीटली गलत कॉन्सेप्ट है। आपके दादा परदादा देसी घी खाते थे इसलिए हेल्दी थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हेल्दी इसलिए थे क्योंकि वो मेहनत करते थे, खेतीबाड़ी करते थे, मजदूरी का काम करते थे, इसलिए वो हेल्दी थे। वो देसी घी खाते थे इसलिए उनको हार्ट अटैक नहीं आता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस ज़माने में हार्ट अटैक के डिटेक्शन ही बहुत कम था। लोग मुझसे पूछते हैं कि ये मॉडर्न मेडिसिन सब बकवास है क्योंकि अभी पहले ज़माने में लोग 100 साल जीते थे, अब कम जीते हैं। आप डेटा निकाल के देखिए, आप गूगल पर सर्च करके देखिए कि आज़ादी के टाइम इंडिया का एवरेज सर्वाइवल कितना था। इंडिया में नॉर्मल व्यक्ति का एवरेज सर्वाइवल 32 ईयर्स था आज़ादी के टाइम, अभी 71 ईयर्स है। तो ये 32 से 71 का डिफरेंस कैसे आया? अवेयरनेस आने से ही आया ना, मेडिसिन के आने से ही आया ना, अपने आप चमत्कार तो नहीं हो गया ना। उल्टा उस जमाने के कंपैरिजन में डाइट तो खराब ही हुई। आप भी कह रहे हो, आप ही कह रहे हो कि पेस्टिसाइड और ये सारी चीज़ें आजकल डलने लग गए, तो सर्वाइवल फिर भी कैसे बढ़ गया? मेडिसिन की वजह से बढ़ा, डेफिनेटली। एंटीबायोटिक्स आए, लोग पहले इन्फेक्शन में मर जाते थे, फैमिन होता तो लाखों लोग मर जाते थे, फूड स्टोरेज नहीं होता तो इसलिए लोग मर जाते थे। तो बंगाल फैमिन में तो लाखों लोग बेचारे मर गए थे। तो उस जमाने के कंपैरिजन में आप आज के डेटा को वो नहीं कर सकते। उस जमाने में वो लोग देसी घी खाते थे इसलिए हेल्दी नहीं थे। उस जमाने में वो लोग मेहनत करते थे, मजदूरी का काम करते थे, एक्टिव रहते थे, इसलिए हेल्दी थे। उस जमाने में भी हार्ट अटैक होते थे, पर ना ईसीजी अवेलेबल था, ना इको अवेलेबल था, ना ट्रोपोनिन अवेलेबल था, ना एंजियो अवेलेबल था। 1995 के बाद तो इंडिया में एंजियोग्राफी आना चालू हुआ है। उस जमाने में ज़्यादातर जगह तो ईसीजी भी नहीं होते थे, सडनली वो लोग मर जाते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था क्यों मर गए, इन्फेक्शन से मर गए कि क्या हो गया। तो वो ज़माने के लोग हेल्दी थे, ये सिर्फ एक्स्ट्रापोलेट करना आई थिंक बेवकूफ़ी है। आपको ये प्रैक्टिकल बात करनी पड़ेगी कि हाँ,
उस ज़माने में डाइट ओवरऑल लोगों का अच्छा था, हेल्दी था, पौष्टिक था, पर साथ में मेहनत करते थे। देसी घी से बहुत फ़ायदा होता है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि सैचुरेटेड फैट है तो नुकसान ही करेगा। कोई भी इंटरनेशनल गाइडलाइन तो ऐसा नहीं बोलती है कि भाई देसी हो कि विदेशी हो, घी तो नुकसान ही करेगा, सैचुरेटेड फैट है मतलब नुकसान करेगा। बटर, ऑयल ये सब में खाना नहीं बनाना है। फिश ऑयल्स का लोग काफ़ी हमसे पूछते हैं, फिश ऑयल्स या कॉड लिवर ऑयल का क्या रोल है। फिश ऑयल्स और कॉड लिवर ऑयल ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कम करते हैं, एचडीएल को थोड़ा बढ़ाते हैं, कुछ पेशेंट्स में हार्ट अटैक का चांस थोड़ा कम करते हैं, अरिथमियाज का चांस थोड़ा कम करते हैं। जापानीज लोगों में कुछ स्टडीज हैं जिसने थोड़ा बेनिफिट शो किया है, पर इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और इसको आपने तेल में मिला के खा लिया तो सारा ब्लॉकेज निकल जाएगा, ये बेवकूफ़ी भरी बात है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जितना कम खाए उतना अच्छा है। हाँ, कॉड लिवर ऑयल ज़्यादा ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, अल्ट्रा हाई नहीं लेना है, नहीं तो उसमें भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर हाँ 1 से 2 टैबलेट ले सकते हैं। सबसे बेस्ट सोर्स इसका टैबलेट्स ही है। फिश को अगर आप डायरेक्टली खाते हैं तो वो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो उसमें मिलता है वो उतना अच्छा या उतना बेनिफिट करने वाला नहीं मिलता है। आप अगर टैबलेट्स लेंगे तो उसमें जो एक्सट्रैक्ट रहता है वो ज़्यादा फ़ायदे करने वाला या ज़्यादा उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, तो वो ज़्यादा बेनिफिट करता है। अगेन जो लोग नेचुरल और अननेचुरल मेडिसिन के बारे में वो करते हैं, वो इसमें भी मुझे गालियाँ देंगे कि आप तो दवाइयों के दलाल हो कि आप सब चीज़ में दवाई ही खिलाना चाहते हो। तो देखिए, अगर कोई चीज़ बेनिफिट कर रही है तो आप वो चीज़ की बात करोगे। आप ये क्यों मान के चलते हो कि दवा हमेशा नुकसान करेगी। आप एक चीज़ मुझे कॉन्सेप्ट बताइए, आप इतने सारे फल खाते हो उसमें मिलता है विटामिन इतना, जबकि आप विटामिन की एक गोली खाते हो उसमें उतना ही विटामिन मिल जाता है, और इतने सारे फल खाने के चक्कर में आप उसके साथ बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारा शुगर खा लोगे तो फायदा क्या हुआ। आपने अगर एक कटोरी भर के एप्पल खाए उसमें आपको इतना विटामिन और मिनरल मिलेगा, और उतना आपको एक कैप्सूल सुपराडीन की आप गोली खा लोगे तो उसमें मिल जाएगा। तो क्या हेल्दी है? 100% मैं कहूँगा कि उतने एप्पल खाने के बदले एक सुपराडीन खाना 1000 गुना हेल्दी है। क्यों? क्योंकि उतने विटामिन और मिनरल्स आपको एक टैबलेट से मिल रहे हैं जिसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और उतने फल खाने के लिए आपने इतना शुगर खा लिया कि आपका वजन बढ़ ही जाएगा उसमें, और आप उसके वजह से 50 बीमारियां और हो जाएंगी। अब उसमें लोग फालतू का ये लॉजिक लगाएंगे कि आप तो फल सब्जियों को गाली देते हो, आप नेचुरल चीज़ों को गाली देते हो। तो देखिए, वैसे लोग को सिखाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरा चैनल का और मेरा खुद का पर्पज़ ये नहीं है कि ऐसे सख्त दीवारों के साथ में अपना सर भिड़ाऊँ डेली, मेरा वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मेडिसिन अगर सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स कर रही हैं तो वो बुरी हैं, अगर साइड इफेक्ट्स नहीं कर रही है और नेचुरल चीज़ों के कंपैरिजन में उतना ही बेनिफिट दे रही है विथ मिनिमम प्रॉब्लम्स, तो आपको वो लेना भी बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। तो सेम मैं कोलेस्ट्रॉल के लिए भी कहूँगा। देखिए, स्टैटिन वन ऑफ द सेफेस्ट दवा है, बहुत सारी ट्रायल्स हुई है जिसमें कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन के आपको गारंटेड रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसमें आपको कुछ देखने सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बदले आप 50,000 तरह के टोने टोट के लगाओगे और ये अदरक लहसुन ये अर्जुन चाल से लेके 50 तरह की चीज़ें खाओगे। आप खाओगे वो बुरा नहीं है, लेकिन आपका कोलेस्ट्रॉल का जो रिडक्शन है वो उतना अच्छा गारंटेड रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जितना एक स्टैटिन की गोली से मिलेंगे। और ये मान के चलिए कि ये सारी चीज़ें में आपको गर्म हो जाए, ठंडा हो जाए, डायरिया हो जाए, डिसेंट्री हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है नेचुरल चीज़ों में। दवा में स्टैटिन में एटलीस्ट, मैं बाकी सब दवाओं का गारंटी नहीं बोलूँगा, पर स्टैटिन में एटलीस्ट कोलेस्ट्रॉल की जो सबसे कॉमन दवा है उसमें कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स नहीं है। वंस इन ए वाइल हज़ारों में एक आध किसी को लिवर टॉक्सिसिटी होती है, वो भी रिवर्सिबल होती है। थोड़े बहुत किसी को मसल पेन होता है, वो भी रिवर्सिबल होता है। स्टैटिन से न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ की लोग बात करते हैं, उसके भी बारे में मैंने सेपरेट वीडियो किया है। इंसिडेंस 1 in 256 है, और उसमें भी बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, तो इसलिए वो भी कोई बहुत बड़ा डेटा अवेलेबल नहीं है, और वो भी रोजवास्टैटिन एटोरवास्टैटिन के साथ नहीं है, सिम्वास्टैटिन के साथ ज़्यादा डेटा है, तो इसलिए वो भी आई डोंट थिंक इतना एप्लीकेबल है। तो बहुत सेफ दवा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बेटर है कि मेडिसिन ही ले लो ना यार। आप इतना तामझाम करोगे, 50 तरह की सब्जियां और ये खाओगे, और उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल का रिडक्शन मिलेगा 20% की 25%। स्टैटिन में आपका एलडीएल भले 400 भी हो, मैं भी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 400 से भी उसको 150 ले आओगे। 400 एलडीएल को आप कितनी फल सब्जी भी खा लो, कितना लहसुन खा लो, कितना अर्जुन चाल खा लो, कितना अदरक ले आओ, एलडीएल 400 की बात कर रहा हूँ, टोटल कोलेस्ट्रॉल 400 की बात नहीं कर रहा हूँ। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का 300-400 है, आप नहीं कम कर सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लो आप उसको 250-300 से नीचे नहीं ला पाओगे, क्योंकि डाइटरी रेस्ट्रिक्शन करने से 20% रिडक्शन होगा। तो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बनने को आप कैसे कम करोगे? उसको कम करने को तो डेफिनेटली आपको दवा ही लेनी पड़ेगी। तो इसलिए ऑब्वियसली इसलिए भी मुझे गालियाँ सुनने को मिलेंगी कि लोग बोलेंगे कि भाई आप तो दवा बेचना चाहते हो, धंधा करना चाहते हो, और इस तरह की बातें करते हैं। लोग तो खैर, लोगों की बात तो छोड़ो, लोगों तो ऐसे भी बातें करते हैं कि कोविड वैक्सीन के बारे में मैंने पॉजिटिव बोला तो लोग बोल रहे थे कि आप तो वैक्सीन का धंधा करते हो। तो वैक्सीन के लिए कौन मुझे पैसा दे रहा है? इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट मुझे वैक्सीन बेचने का पैसा दे रही है। थोड़ी तो लॉजिक बात करो यार। इंडियन गवर्नमेंट जो वैक्सीन पेशेंट को फ्री में लगा रही है, वो मुझे वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए पैसा दे रही है।
ऐसी तो बातें लोग लॉजिक अपने मेरे मैसेजेस में करते हैं, मुझे सोच के भी हंसी आती है कि उनको मैं जवाब भी क्या दूँ। खैर आज के टॉपिक में हमने कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात की, कुछ इश्यूज़ पर बात की, थोड़ी ऑफ बीट भी हम चले गए। इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, थोड़े पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज अगर आपकी हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ गालियाँ भी है तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। एटलीस्ट गालियाँ देने से आपको, मुझे एटलीस्ट ये तो पता चलता है कि आप मेरा कंटेंट देखते हैं, सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं। कई लोग गालियाँ देते हैं, ट्रोल करते हैं, तो वो ऑब्वियसली कोई भी किसी को भी पढ़ के खुशी नहीं होती है। लेकिन अगर आप हेल्दी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि आप, कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि मैं ज़्यादा तेज बोलता हूँ या जो भी है, तो डेफिनेटली वो एक हेल्दी क्रिटिसिज्म है, मैं उसे इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करता हूँ। पर अगर आपको जो भी कमेंट्स क्वेरीज करने हैं तो आप मोस्ट वेलकम आप कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और जो लोग हमारे कंटेंट चैनल पर पूरे डिटेल्स नहीं देखना चाहते, उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं।